शहर का वो काफी जाना माना अनाथ आश्रम था। वहां की हेड अनीता ने अभी अभी सुनीति और शिप्रा को बुलाया था। दोनों जुड़वा बहनें थीं और इस आश्रम में तब से थीं जब वो 2 साल की थी। आपने बुलाया मैडम? हाँ, मैंने बुलाया था। ये देखो, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े आए हैं और कुछ मिठाइयां भी। सिर्फ हमारे लिए? बाकी आश्रम के बच्चों के लिए? हम सब के लिए भी आया है, लेकिन तुम दोनों बहनों के लिए ये जोड़े आए हैं। कितनी अजीब बात है ना मैडम। जब भी दिवाली आती है तब हमारे लिए कपड़े, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या आता है, और बच्चों के लिए हमसे हमेशा कम ही चीज आती है। कौन है वो महादानी जो हम दोनों बहनों के ऊपर इतनी कृपा करता है? देखो, ये आश्रम का रूल है। जो कोई यहाँ पर दान देकर जाता है उसके बारे में हम किसी को नहीं बता सकते, और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि कोई तुम दोनों बहनों का इतना ख्याल रखता है। कमाल की बात है ना। इतना ही ख्याल है हमारा तो अपने घर क्यों नहीं लेकर चले जाते? अच्छा, बहुत बातें हो गई। अब ये सामान लो और अपने कमरे में चली जाओ, मुझे बहुत काम है। अनीता के कहते ही दोनों बहनों ने सामान उठाया और अपने कमरे की तरफ चल दी। तभी पर्दे के पीछे छुपी हुई कुंती बाहर आती है। पूरे 19 साल हो गए हैं मैडम, आप इन दोनों को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? नहीं ले जा सकती। एक तो लड़की, और ऊपर से काले रंग की जो पैदा हुई थी। इनको आश्रम में डलवाना मेरी मजबूरी थी। आपका शुक्रिया। बस इन दोनों की देखभाल ऐसे ही करती रहना, और हाँ, कोई अच्छा सा घर परिवार देखकर इन दोनों की शादी भी कर देना। सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगी। अभी तो मैंने इन दोनों को भेज दिया है, लेकिन देख लेना, ये मुझसे बार बार सवाल करेंगी। मुझे पता है तुम उनके सवालों का जवाब अच्छे से दे दोगी, और ये कुछ भेंट तुम्हारे लिए। फिर कुंती नोटों की एक गड्डी अनीता के हाथ पर रख देती है और अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। वहीं दोनों बहनें अपने कमरे में। देख रही हो तुम, कितने महंगे कपड़े हैं, कितनी महंगी मिठाइयां हैं, और जरूरत का सारा सामान भी। सुनीति, न जाने क्यों मुझे ऐसा लगता है कि वो जो कोई भी हमारे लिए ये सब देकर जाता है उसका हमसे कोई नाता है। अब तो मुझे भी लगता है आश्रम की और लड़कियों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं आता, बस हम दोनों के लिए ही आता है। इस बार तो मैं पता करके रहूंगी। शिप्रा और सुनीति दोनों कॉलेज में पढ़ती थीं। 1 साल की पढ़ाई के बाद उन दोनों के अपने बहुत सारे सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थीं। आश्रम की जिंदगी उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वैसे तो साल भर उन दोनों बहनों के लिए कुछ न कुछ सामान आता रहता था, लेकिन दिवाली पर हर बार बहुत ही ज्यादा सामान आता था। 1 साल बीत चुका था और इस साल भी दिवाली आने वाली थी, लेकिन इस बार दोनों बहनों की नजर सिर्फ और सिर्फ अनीता पर थी। इस बार तो हम जरूर पता करेंगे कि आखिर वो कौन है जो हमारे लिए इतना सारा सामान देकर जाता है। हाँ, हमें पता करना ही होगा। और सुनो, हम बारी बारी से इधर के चक्कर लगाएंगी, वरना तो अनीता मैम को शक हो जाएगा। और हाँ सुनो, मैंने वो नौकरी की बात की थी, शायद वो पक्की हो गई है। अब हम दोनों आश्रम में नहीं रहेंगी। ये तो तुमने बहुत अच्छी बात बताई है। अच्छा, अब तुम कमरे में जाओ और मैं जरा अनीता पर नजर रखती हूँ। और फिर सुनीति अनीता के कमरे से थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है और किताब खोलकर पढ़ने लगती है। 2-3 दिन हो जाते हैं, लेकिन अनीता मैम के पास कोई भी नहीं आया था। आज शिप्रा की बारी थी और वो भी किताब खोलकर वहीं बैठी हुई थी कि तभी दिखने में बहुत अमीर औरत अनीता मैम के कमरे में आती है। मैं कुछ दिनों से शहर से बाहर थी, बस वहां से सीधा यहीं आई हूं, और अब यहां से सीधा घर जाऊंगी। इस बार मैं सामान लेकर नहीं आ पाई, इसलिए तुम ये 1 लाख रुपए रखो और शिप्रा और सुनीति को जो पसंद हो वो दिलवा दो। लेकिन मैडम, उन्हें तो पहले से ही मुझ पर शक है। अगर मैं उन्हें ये पैसे देकर सामान लाने के लिए कहूंगी तो उनका शक और भी ज्यादा हो जाएगा। देखो, मेरे पास टाइम नहीं है। मेरा बेटा पढ़ाई करने के लिए देश से बाहर जा रहा है और इसलिए मैं बहुत बिजी हूं। मैम, बुरा मत मानना, लेकिन
आप किसी बहाने से इन दोनों को अपने साथ क्यों नहीं ले जाती? क्या कहकर ले जाऊंगी? और उस घर में ये किस हैसियत से रहेंगी? कुंती पैसे टेबल पर रखकर वहां से निकल जाती है। शिप्रा कुंती को जाते हुए देखती है और हैरान रह जाती है। फिर सारी बातें जाकर सुनीति को बताती है। कौन लगती होगी वो हमारी? और तुम भी पागल हो, तुमने उसकी गाड़ी का नंबर क्यों नहीं देखा? कैसी बातें कर रही हो सुनीति? अभी तक मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं उनकी बातें सुनकर। कौन होगी वो? तभी मुलाजिमा उनसे कहती है कि तुम्हें अनीता मैम ने बुलाया है। दोनों बहनें अनीता के पास जाती हैं। तुम दोनों तैयार रहना, शाम को हम लोग शॉपिंग पर जा रहे हैं। और दोनों बहनें चुपचाप गर्दन हिलाकर वहां से चली जाती हैं। शाम को अनीता दोनों बहनों को लेकर मॉल में जाती है और दोनों बहनें अपने लिए कपड़े पसंद करने लगती हैं कि तभी शिप्रा सुनीति से कहती है, सुनीति, ये देखो, वही औरत आई थी आज। अरे वही जिसके पास वो लड़का खड़ा है, जरूर इनका बेटा होगा। चलो हम दोनों उनसे मिलने चलती हैं। और दोनों बहनें अनीता की नजर बचाकर सीधा कुंती के पास जाती हैं। उन दोनों को अपने सामने देखकर कुंती घबरा जाती है। हेलो मैम, कैसी हैं आप? वही है ना जो हम लोगों के लिए अनाथ आश्रम में कपड़े और पैसे देती हैं? हाँ हाँ, मैं ही हूँ, मैं वही हूँ। आप परेशान लग रही हैं। हम तो बस आपसे पूछने आए थे कि आप हमारे लिए इतना कुछ क्यों करती हैं? बस ऐसे ही मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। देखो मुझे देर हो रही है। लेकिन अभी तो हमने शॉपिंग भी नहीं की। ओ कम ऑन मम्मा, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, मुझे सारी शॉपिंग आज ही करनी है। तभी वहां पर एक आदमी आता है जो कुंती का पति नरेंद्र था। हो गई तुम दोनों की शॉपिंग, तो घर चलें? नहीं पापा, अभी कहाँ हुई शॉपिंग। ये दोनों लड़कियां जब से आई हैं तब से माँ की तबीयत न जाने क्यों अचानक से खराब हो गई है। और नरेंद्र देखता है कि कुंती पसीने से भीगी हुई है और घबरा रही है। कौन हो तुम दोनों? क्यों तुम इसे परेशान कर रही हो? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैडम हमारे आश्रम में आती हैं और हमारी मदद करती हैं। बस उसी के लिए थैंक यू बोलने आए थे। आप ठीक तो है ना मैम? ओके, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते। तभी वहां पर अनीता उन्हें ढूंढते हुए आ जाती है। कुंती और उसके परिवार को सामने देखकर वो भी घबरा जाती है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें वहां ढूंढ रही थी। कुछ नहीं, चलिए। तभी नरेंद्र की रौबदार आवाज से दोनों बहनें रुक जाती हैं। क्या कहा तुम दोनों बहनों ने कि तुम अनाथ आश्रम में रहती हो? कुंती, जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है? कुंती अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को पोंछ डालती है। हाँ, यही सच है। इतने सालों से मैं अपनी दोनों बेटियों से दूर रही क्योंकि आप नहीं चाहते थे कि मैं अपने पहले पति की निशानी काली बेटियों को अपने पास रखूं। बेटियां? क्या ये दोनों मेरी बहनें हैं? शिप्रा और सुनीति भी ये सुनकर हैरान हो जाती हैं और कुंती की तरफ देख रही थीं। लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि किसी को गोद दे दो और भूल जाओ कि तुम्हारी दो बेटियां भी हैं। आपके लिए कहना आसान था, लेकिन मैं एक माँ हूं। मैं कैसे अपनी दोनों बेटियों को किसी को सौंप देती? हाँ माना, मैंने इन दोनों को पाला नहीं है, लेकिन इनका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने आपको नहीं बताया, ना ही आपसे कभी किसी चीज के लिए कहा। इसका तो मतलब ये हुआ कि तुम मेरी आंखों में धूल झोंक रही थी। नहीं, मैंने आपके साथ निष्ठापूर्वक जीवन जिया है और अपना माँ होने का फर्ज भी अदा किया है। आप हमारी माँ हैं? हाँ, मैं अभागी तुम्हारी माँ हूं। दोनों बहनों को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को गले लगाकर रोएं या फिर वहां से भाग जाएं। मम्मा, पापा, आखिर ये सब क्या है? अगर ये दोनों मेरी बहनें हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं रहती? क्या हम बैठकर बातें कर सकते हैं? और जब वो ये कहती है तो नरेंद्र वहां से गुस्से में चला जाता है। कुंती अपने बेटे अनीता और दोनों बेटियों के साथ वहीं पर बैठ जाती है। आज जब सब कुछ खुल ही गया है तो तुम्हें बता दूं, तुम दोनों मेरे पहले पति और नरेंद्र के बड़े भाई साहब सुरेंद्र की बेटियां हो। उनकी अचानक मौत के बाद
सभी परिवार वालों ने मेरी शादी उनके छोटे भाई से करा दी। तब तुम दोनों 1.5 साल की हो चुकी थी। नरेंद्र को लड़कियां बिल्कुल भी पसंद नहीं थीं, और ऊपर से काली लड़कियां। बहुत समय पहले। देखो कुंती, घर वालों के दबाव में मैंने तुमसे शादी की है, लेकिन मैं तुम्हारी इन दोनों काली बेटियों को अपने पास नहीं रखूंगा। तुम इन्हें किसी को गोद दे दो। ये आप क्या कह रहे हैं? दोनों मासूम हैं, इनको किसको गोद दे दूं? मुझे नहीं पता, ये तुम अपने आप देखो। मेरे साथ जिंदगी जीनी है तो इन दोनों लड़कियों को यहां से भगा दो। इस बात पर आए दिन घर में झगड़े होने लगे, और एक दिन नरेंद्र ने कुंती को तलाक देने की धमकी दे दी। और तब कुंती ने अपनी 2 साल की बेटियों को अनाथ आश्रम में डाल दिया और जिंदगी भर उनकी देखभाल इसी तरह करने लगी। सारी बातें सुनने के बाद, ये आपने क्या किया? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप तो एक मां थी ना। आपने अपनी दोनों बेटियों को अपने से अलग कर दिया, फिर मुझे क्यों अपने साथ रखा? तुम तो बेटे हो ना। दिक्कत तो सारी लड़कियों से थी। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आज हमें ये पता चला कि ये हमारी माँ है। काश हमने जानने की कोशिश ही न की होती कि कौन हमारी मदद करता है। ऐसा न कहो, मैं बहुत मजबूर थी, मुझे माफ कर दो। आप मजबूर थी तो आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया, पर अब मुझे कोई डर नहीं है। मैं तुम दोनों को अपने साथ रखूंगी। नहीं, हम दोनों आपके साथ नहीं रहना चाहती। जब हमें माँ की जरूरत थी तब आप हमारा साया नहीं बनी, और आज हमें आपकी जरूरत नहीं है। अपनी दोनों बेटियों की बात सुनकर कुंती रोने लगी। तो वहीं शिप्रा और सुनीति दोनों वहां से जाने लगी कि तभी उनका भाई उनके सामने आकर खड़ा हो गया। मम्मा मजबूर थी, दोनों समझने की कोशिश करो। लेकिन तुम्हारा ये भाई मजबूर नहीं है। माना कि हम सब सगे नहीं हैं, लेकिन तुम मेरी बड़ी बहनें हो और बहनों की हिफाजत भाई करता है। अब तुम दोनों कहीं नहीं जाओगे, मेरे साथ घर चलोगी और मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। ये सुनकर कुंती रोने लगी, और फिर कुंती का बेटा अपनी दोनों बहनों को समझा बुझाकर घर ले आता है और नरेंद्र से कह देता है कि आज के बाद वो उसकी बहनों के लिए कुछ भी बुरा ना सोचे। और अपने हक में अपने बेटे को खड़ा हुआ देखकर कुंती भी अपनी दोनों बेटियों से माफी मांगकर उन्हें साथ रहने के लिए कहती है। और इस तरह कुंती को अपनी दोनों बेटियां और शिप्रा और सुनीति को अपनी मां मिल जाती है। रानी की माँ उसे ढूंढते हुए वहां पहुंच गई जहां उसका पति काम कर रहा था, और रानी भी अपने बाबा के साथ काम करा रही थी। पता था मुझे, तू मुझे यहीं मिलेगी। आप इसे कुछ कहते क्यों नहीं हो? जब देखो आपके पास आकर बैठ जाती है। धूप में रंग काला पड़ जाएगा इसका, और अगर कुछ इधर उधर हो गया तो चोट भी लग सकती है। माँ, बाबा से कुछ मत कहो, मैं तो बाबा का बस काम देखने आती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है बाबा कैसे ईंटों को मिला मिला कर इतना बड़ा घर बना देते हैं, एक बढ़िया मजबूत घर। तो फिक्र मत कर रानी की माँ, रानी को कुछ नहीं होगा। मेरे साथ इसे अच्छा लगता है तो देखने दे। आप सारी दुनिया से अलग बाप हैं। इसको पढ़ाई लिखाई के लिए कहते नहीं हो और हर वक्त अपने साथ रखते हो। आप क्या चाहते हो, ये भी बड़ी होकर राजमिस्त्री बन जाए? तो इसमें बुराई क्या है माँ? अगर मैं राजमिस्त्री बन जाऊं फिर तो मैं बड़े सुंदर सुंदर घर बनाया करूंगी, और सब यही कहेंगे, देखो देखो वो घर रानी ने बनाया है। अरे रानी बिटिया, बहुत मेहनत का काम है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। ये सब नहीं करना तुझे। तेरी शादी तो मैं पढ़े लिखे बाबूजी से कराऊंगा। आराम से घर में बैठकर सारी जिंदगी निकालेगी तू। चल अब जल्दी से यहाँ से जा और अपनी माँ की बात सुन। और तेरी माँ सच कह रही है, धूप में रह रहकर रंग काला पड़ जाएगा तेरा। फिर रानी अपनी माँ के साथ चली जाती है। बहुत समझाने के बाद भी रानी 5वीं क्लास से आगे नहीं पढ़ी। उसे तो बस अपने बाबा का काम अच्छा लगता था। सीमेंट रेत का रेशो कैसे तैयार करते हैं, बजरी कैसे इस्तेमाल की जाती है, ईंट को कैसे रखा जाता है और किस तरह घुमावदार घर बनाए जाते हैं, और यही सब देखते सीखते हुए रानी शादी की उम्र में पहुंच जाती है। उसके बाबा उसके लिए एक लड़का पसंद कर लेते हैं जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था। रानी बहुत सुंदर थी, रिश्ता झटपट हो गया और रानी शादी होकर अपने ससुराल में आ गई, जहां उसका पति कर्मवीर उसे बहुत प्यार करता था। रानी, मैं कितना किस्मत वाला हूँ। तुम कितनी सुंदर और कितना स्वादिष्ट खाना भी बनाती हो, घर को भी बहुत अच्छे से संभाल कर रखती हो। माँ भी तुम्हारे हर काम से बहुत खुश रहती है।
एक राज की बात बताऊं मैं तुम्हें? हाँ हाँ बताओ, पति पत्नी में कैसा राज? ये जितने काम आपने बताए हैं ना मुझे, मेरी तारीफ की है, ये सब मेरी माँ ने सिखाया है। लेकिन तुम्हें पता है मेरे बाबा ने भी मुझे एक काम सिखाया हुआ है। कौन सा काम? राजमिस्त्री का काम। तुम्हें पता है मैं पूरा का पूरा घर बना सकती हूँ, और वो भी बहुत मजबूत और टिकाऊ। और ये सुनकर कर्मवीर रानी की तरफ हैरानी से देखने लगता है। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या मेरी बात पर यकीन नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो सोच रहा था कि तुम इतनी छुई मुई नाजुक सी लड़की राजमिस्त्री का काम जानती हो। चलो ये तो अच्छा हुआ, हम कभी अपना घर बनाएंगे तो हमारे पैसे बच जाएंगे। आपकी हंसी बता रही है कि आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है। तो ठीक है, जब भी हम अपना घर बनाएंगे देख लेना, सारा घर मैं अपने हाथों से तैयार करूंगी। और इसी तरह हंसी खुशी 5 साल निकल जाते हैं। रानी एक बच्चे की माँ बन जाती है। लेकिन एक दिन रानी को बड़ी बुरी खबर मिलती है। उसका पति कर्मवीर बस से उतरते समय अपना बैलेंस खो देता है और वो बस के पहिए के नीचे आकर मर जाता है। घर में कोहराम मच जाता है। रानी, उसकी सास और एक छोटा बच्चा। रानी को संभलने में 6 महीने लग जाते हैं, लेकिन तब तक घर की आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा जाती है और रानी को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। माँ सही कहती थी, अगर मैंने पढ़ाई कर ली होती तो आज मुझे इतना सोचना नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूंगी, कौन देगा मुझ जैसी अनपढ़ को काम? अरे रानी बहू, क्या सोच रही है? देख बेटा, जाने वाला चला गया, अब हम दोनों को ही कुछ सोचना होगा। इस छोटे बच्चे के बारे में भी हमें ही सोचना है। हाँ माँ जी, सोचा तो है, सोच भी रही हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। कल बाहर निकल कर देखती हूँ, कहीं कोई काम मिल गया तो करूंगी। कर्मवीर के कंपनी वाले भी अच्छे लोग नहीं निकले, एक भी पैसा नहीं दिया। इतने साल काम करने का कुछ तो बनता था। बेटा, पैसा बहुत बड़ी चीज है, इससे तो बड़े बड़ों के ईमान डोल जाते हैं, पर क्या कर सकते हैं, जो किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। अगले दिन सुबह रानी अपने बेटे को अपनी सास के पास छोड़कर काम की तलाश में निकल जाती है। लेकिन बहुत देखने के बाद भी उसे कहीं काम नहीं मिलता। देखते ही देखते 10 दिन निकल जाते हैं। एक दिन रानी देखती है कि एक बड़ा सा घर बन रहा है। वहां पर एक आदमी बैठा हुआ था। उसने उसके पास जाकर कहा, भाई साहब, मुझे यहाँ कोई काम मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा, वैसे भी यहाँ पर काम जल्दी होना है और हमें ऐसे मजदूरों की जरूरत है जो जल्दी काम कर सके। और तुम कर लोगी ये काम? पहले कभी काम किया है? हाँ, मुझे सारा काम आता है, बस मुझे काम की बहुत जरूरत है। रानी की हालत देखकर उसे भी उस पर तरस आ जाता है और वो उसे अगले दिन काम पर आने के लिए कहता है। रोज की रोज दिहाड़ी मिलने वाली थी, इसलिए रानी भी काम के लिए फटाफट हाँ कह देती है। अगले दिन सुबह से ही रानी मजदूरी करने लगती है। पहले दिन वो बहुत सारी ईंटें अपने सिर पर रखकर उसे सही स्थान पर लगाती है। उसके बाद वो मिट्टी उठा उठाकर जहां ठेकेदार कहता है वहां डालने लगती है। सुनो, उधर से 4 सीमेंट के कट्टे ले आओ और इतना रेत और इतना सीमेंट मिलाकर ये मसाला तैयार करो। राजमिस्त्री की बात सुनकर रानी वहीं रुक गई। 2 मजदूर फटाफट सीमेंट और रेत लेकर आ गए और मसाला तैयार करने लगे। ये देखकर रानी ने राजमिस्त्री को टोक दिया, भाई साहब, आपने जो रेशियो सीमेंट और रेत का बनाया ये तो गलत है, इससे तो मकान कच्चा बनेगा। क्या कहा तुमने? मकान कच्चा बनेगा? तुम जानती क्या हो मकान बनाने के बारे में? सुनो, अपना काम करो वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। मुझे तो कहीं और काम मिल जाएगा, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो गलत है। इस रेशियो से अगर मसाला तैयार हुआ तो ये मकान कच्चा बनेगा। आप किसी की जिंदगी भर की मेहनत के पैसे को इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। तू तो ऐसे बात कर रही है कि जैसे तूने पता नहीं कितने बड़े बड़े किले तैयार किए। जा जाकर अपना काम कर ले, मैं नहीं चाहता कि तेरे पेट पर लात लगे। लेकिन वहीं थोड़ी दूर पर दीवार के पीछे खड़ा हुआ उस मकान का मालिक रानी की सारी बात सुनने के बाद रानी के पास आकर कहता है, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? क्यों राजमिस्त्री से बहस कर रही हो? मैंने सुना तुम रेशो की बात कर रही थी। क्या जानती हो मकान बनाने के बारे में? मालिक, मैं मकान बनाने के बारे में बस इतना जानती हूँ कि मैं मकान बना सकती हूँ। मेरे पिताजी राजमिस्त्री थे और उनका बनाया हुआ मकान 4 से 5 पीढ़ी तक इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कला, ये हुनर मैंने अपने पिताजी से सीखा है। इन्होंने जो मसाला तैयार किया, इससे ये घर कच्चा बनेगा और मुश्किल से मुश्किल 8-10 साल में ये गिर जाएगा। नहीं नहीं, ये औरत तो पागल है, इसे तो कुछ भी नहीं पता। भला ऐसे कैसे मकान गिर जाएगा? अगर मैं इस बात को प्रमाणित कर पाती तो जरूर करती, लेकिन मैं 8-10 साल का इंतजार नहीं कर सकती। पर मैं अभी बता सकती हूँ कि ये मकान कच्चा बनेगा तो बस कच्चा बनेगा। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी कर रही है, जरा ईंटों की एक लाइन तो खड़ी करके दिखा। मुझे मंजूर है। फिर रानी अपने तरीके से मसाले तैयार करती है और राजमिस्त्री का धागा लेकर एक नाप बनाती है और उसके बाद वो ईंटों को अच्छे से रखकर उसके बीच में मसाला भरती है। उसे काम करता हुआ देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वो एक एक ईंट को बड़े ही ध्यान से रखकर
उसे मसाले में लपेट रही थी और ये देखकर राजमिस्त्री इधर उधर देखने लगा। तुम्हारा काम करने के तरीके से ये तो पता चल गया कि तुम्हें ये काम आता है। सुनो, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। एक कमरा तैयार करना है, और वो कमरा अगर बहुत अच्छा बना और उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी हुई तो मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रख लूंगा, और तुम ये राजमिस्त्री या मजदूर वाला नहीं बल्कि मेरे साथ मिलकर बिल्डिंग बनाने का काम करोगी। अरे साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? एक औरत के ऊपर इतना भरोसा? एक ईंटों की लाइन बनाने से आप कैसे पता कर सकते हैं कि ये मकान बना सकती है? हाँ, मैं इस पर भरोसा कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा घर बना सकती है। और जहां राजमिस्त्री और मजदूर पैसा बनाने के लिए काम को बहुत लंबा खींचते हैं, वहीं रानी ने वो एक कमरा कुछ दिन में ही तैयार कर दिया। और उसके बाद जब उसने उस कमरे में प्लास्टर किया तो राजमिस्त्री क्या, सब देखने वाले देखते रह गए। वो कमरा सचमुच में बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयार हुआ। बहुत बढ़िया। मुझे अपने साथ काम करने के लिए ऐसे ही इंसान की जरूरत थी जिसे हर चीज के बारे में पता हो। मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का ऑफर देता हूँ। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ भाई, इतनी मेहनत मैंने तुमसे इसीलिए तो नहीं करवाई कि मुझे झूठ बोलना था। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आज से तुम बिल्डर हो। तुम्हारा मकान बनाने, उसे देखने, नक्शा तैयार करने का जो हुनर है वो किसी और के अंदर मैं आज तक देख ही नहीं पाया। और ये सुनकर रानी खुश हो जाती है। उसे अपने बचपन का सपना पूरा होता हुआ नजर आता है। वो घर आती है और अपनी सास को इस बारे में बताती है। ये तो बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई रानी। तूने सच्ची में इतने दिनों से इतनी दुख भरी जिंदगी चल रही थी, ये सुनकर थोड़ी सी बौछार खुशी की हमारी जिंदगी पर भी हुई। और किसी ने सच ही कहा है, हुनर हो तो इंसान क्या नहीं कर सकता। हाँ माँ जी, अब मैं अपने बेटे को अच्छे से पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और जो सपना मैं और करमवीर जी ने मिलकर देखा था उसे पूरा करूंगी। उसके बाद रानी बहुत दिल से और मेहनत से काम करने लगी। वो जल्द ही हर जगह फेमस होने लगी। सब रानी को एक बिल्डर के रूप में जानने लगे। रानी ने अपने बेटे का एडमिशन अच्छे स्कूल में कराया और अपनी सास का भी बहुत ख्याल रखा। और फिर उसने अपना मकान भी अपने हाथों से तैयार किया। अगर कर्मवीर जी आज आप होते तो कितना खुश होते। देखा, आपकी रानी ने वैसा ही घर तैयार किया है जैसा हम दोनों ने सोचा था। और इस तरह एक औरत होते हुए भी रानी एक बिल्डर बनी और उसने अपना नाम भी रोशन किया।